चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं वर्साई की संधि। वर्साई संधि जून 1919 जो कक्षा 10वीं का कोर्स में है। ये वार्षिक परीक्षा में और सभी परीक्षा में आने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आते हैं, इसलिए आज मैं इसको आपके वीडियो बनाकर आपके सामने बता रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ आएगा। मेरे वीडियो या समझ आए तो इसको लाइक कर लिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए पढ़ाते हैं इसको। प्रथम विश्व युद्ध, जैसे कि आपके लिखा हुआ है उसको ध्यान देंगे। जो मैं आपके सामने स्क्रीन दिखा रहा हूँ उसको आप देखेंगे और साथ में पढ़ते जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किए गए संधियों में वर्साई की संधि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय जब युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध की समाप्ति पर बहुत सारे संधियाँ किए गए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वर्साई की संधि को। 28 जून 1919 को यहाँ पर ध्यान देंगे। 28 जून 1919 को यहाँ पर 19 को जर्मनी के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने यहाँ शांति समझौता किया जर्मनी के साथ। वैसे ही समझौते को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर अमेरिका ने मिलकर तैयार किया था। तीनों देश मिलकर तैयार किया था। ये तीनों मिलकर एक शर्त बनाए। इस शर्त में इसकी कई शर्तें ऐसी थी जो जर्मनी को मान्य नहीं था। जर्मनी नहीं मानना चाह रहा था, लेकिन तीनों देशों ने जर्मनी को यह धमकी दी कि अगर वह इन्हें न माने तो उस पर तीनों मिलकर क्या करेगा, आक्रमण कर देंगे। मजबूर होकर जर्मनी को इस संधि को स्वीकार करना ही पड़ा। आइए हम देखें इसकी प्रमुख शर्तें क्या थी जो तीनों देशों ने, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, तीनों देशों ने जो मिलकर बनाया हुआ है, उस शर्त को अपन नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला दिखे, इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगी को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को हुई हानि, इस संधि में जर्मनी और उसके सहयोगी को युद्ध और उसके द्वारा दूसरे देशों को हुई हानि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जर्मनी को हर्जाना भरने का दायित्व रखा गया। विशेषकर जर्मन सेना ने जिन रिहायशी इलाकों, कारखानों और खदानों को नष्ट किया, उनकी भरपाई की जाएगी, ऐसा कहा गया। यह तय किया गया कि जर्मनी 66,000 लाख पाउंड राशि किस्तों में फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को देता रहेगा। कई प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का मानना था कि यह राशि जर्मनी की क्षमता से अधिक है, मतलब जर्मनी इस पैसे को नहीं दे सकता था, जिसके कारण उसका आर्थिक पुनर्निर्धारण फिर से वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, ऐसा संभव नहीं हो पाएगा और यह पूरे यूरोप के लिए अहितकारी था, ठीक नहीं था। विजयी देश के द्वारा यह नहीं माना गया क्योंकि वे खुद अमेरिका से कर्ज लेकर युद्ध लड़ रहे थे। जर्मनी से मिले हर्जाने से उस कर्ज को पटाने या जमा करने की मंशा रखते थे। जब कई वर्षों बाद यह स्पष्ट हुआ कि जर्मनी इतनी बड़ी रकम, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 66,000 लाख पाउंड है, को नहीं दे पाएगा, तो इसे कम करके 20 लाख पाउंड किया गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने देखा कि जर्मनी के ऊपर आर्थिक बोझ इतना अधिक बढ़ा दिया गया जिसकी वो भरपाई नहीं कर पाया और अंततः बाद में इसको 20 लाख पाउंड अर्थात 66 लाख पाउंड को कम कर 20,000 लाख पाउंड किया गया। दूसरा देखेंगे, जर्मनी ने युद्ध में जितनी जमीन अपना अधिकार में जमाया था, जर्मनी ने जिस जगह पे युद्ध किया था वहाँ पर जिस जमीन पर अधिकार जमाया था, उन्हें उन देशों को वापस देना तय हुआ, जैसे कि बेल्जियम व फ्रांस आप जानते हैं, बेल्जियम और फ्रांस की कुछ जगहों को जर्मनी ने युद्ध में हथिया लिया था, उसको उसे वापस देना पड़ा। पूर्व में रूस से हुई संधि में जो जमीन जर्मनी को मिली हुई थी, जो पूर्व में रूस से पहले संधि हुआ था जो जर्मनी का, उस जर्मनी में जब संधि हुआ था रूस के साथ, तो ज़मीन जर्मनी को मिली हुई थी, उस ज़मीन को स्वतंत्र कर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, ऐसा कहा गया। तीसरा है
यह सन 1871 में जर्मनी द्वारा फ्रांस से छीना गया अल्सास और लारेन क्षेत्र फिर से फ्रांस को लौटाया गया। इसके अलावा फ्रांस की खदानों को पहुँचे नुकसान की भरपाई के लिए सार क्षेत्र के खदानों के उत्पादन 15 वर्षों के लिए फ्रांस को सौंप दिया गया। उस क्षेत्र पर राष्ट्रसंघ का प्रशासन स्थापित हुआ। वह हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा। 15 साल बाद जनमत संग्रह करके यह तय होगा, मतलब यहाँ पर उस क्षेत्र पर राष्ट्रसंघ का प्रशासन स्थापित होगा, वह हमेशा के लिए या फिर हमेशा के लिए जर्मनी या फ्रांस में रहेगा। यही क्षेत्र, इसके लिए 15 साल के बाद जनमत संग्रह, जनमत मतलब लोगों का मत देखा जाएगा, उसके बाद 15 साल बाद उसे तय करके बताया जाएगा। अगला हम देखेंगे पूर्व में जर्मन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर नवगठित पोलैंड देश में मिला लिया गया। पूर्व जर्मनी के साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को काटकर नवगठित नया देश बना हुआ था पोलैंड देश, उसमें मिला दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी का पूर्वी हिस्सा बाकी जर्मनी से अलग थलग पड़ गया। दोनों हिस्सों के बीच में डेंजिंग पट्टी पोलैंड को दे दी गई ताकि उसकी समुद्री तट तक पहुंच बनी रहे। डेंजिंग पट्टी को पोलैंड को दे दिया गया ताकि पोलैंड का समुद्री शक्ति पर उसका पहुंच बन सके। पांचवा हम देखेंगे, इस तरह युद्ध पूर्व जर्मन साम्राज्य की भूमि से लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर जमीन काटकर विभिन्न देशों को दे दी गई। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि उसके हिस्सों को भी काटकर दूसरे देशों को दिया गया। अगला हम छठवां देखेंगे, अफ्रीका में जर्मनी के जो उपनिवेश थे, अफ्रीका महाद्वीप में जर्मनी ने जो उपनिवेश बनाए थे उन्हें राष्ट्रसंघ के संरक्षण में ले लिया गया और राष्ट्रसंघ ने उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस और पुर्तगाल के हवाले कर दिया, उसको दे दिया। चीन में जो स्वतंत्र नियंत्रित क्षेत्र थे उन्हें वापस चीन को न देकर जापान को दे दिया गया, क्योंकि जापान ने युद्ध में जर्मनी के खिलाफ जापान ने भाग लिया था। इस प्रकार 19वीं सदी में जर्मनी ने जो उपनिवेश हासिल किए थे, जर्मनी ने जो भी अपने लिए उपनिवेश देश हासिल किए थे, अब जर्मनी के हाथ से वहाँ पूर्ण तरीके से निकल गया। अगला हम सातवां देखेंगे, संधि की शर्तों के अंतर्गत जर्मनी की निशस्त्रीकरण किया गया। उसकी सेना का 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया। जर्मनी की जो सेना रखने की संख्या थी वो असीमित थी, अधिक था, उसको कम करके 1 लाख संख्या कर दिया गया। और निशस्त्रीकरण का मतलब होता है उनके जितने भी शस्त्र थे उनको नष्ट किया गया और आगे भविष्य में बनाने की जो गतिविधि थी उसको रोक दिया गया। उसकी तोप, पनडुब्बी, युद्धपोत और हवाई जहाज़ों को टोटल नष्ट कर दिया गया। फ्रांस की सीमा से लगी हुई पट्टी राइनलैंड में जर्मन सेना का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। कुल मिलाकर यह प्रयास था कि जर्मनी के पास फिर से आक्रमणकारी सेना कभी भी ना बन सके। अगला आठवां देखेंगे, यह शर्त के द्वारा यह तय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय राष्ट्रसंघ की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। अगर जर्मनी और ऑस्ट्रिया का विलय किया जाएगा तो राष्ट्रसंघ के बिना विलय राष्ट्रसंघ की अनुमति के बगैर नहीं होगा। एक संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग किया गया और इनके अधीन रहे कई प्रदेश के लोगों को स्वतंत्र राज्य गठित करने दिया गया। इस तरह सबसे अधिक प्रभाव ऑस्ट्रिया पर पड़ा, जिसके पास केवल कृषि प्रधान प्रदेश ही रह गया और आर्थिक विकास के लिए संसाधन उनके पास नहीं रहे। ऑस्ट्रिया की काफ़ी बड़ी आबादी जर्मन भाषा बोलती थी और स्वाभाविक था कि वह दोनों का विलय हो, लेकिन विजयी देशों ने उस पर रोक लगा दिया गया। तो इस तरीके से हमने देखा ये आठवां पॉइंट जो निशस्त्रीकरण था। अब हम देखेंगे इस प्रकार वर्साई की संधि में जो भी 8 बिंदुओं के तहत जर्मनी के ऊपर जो संधियाँ थोपी गई उसको उसे मानना पड़ा। अब हम देखते हैं कि वर्साई की जो संधि हुई थी उसका परिणाम अपन देख लेते हैं। यह संधि आधुनिक विश्व की संधियों में सबसे चर्चित संधि है। राजनेताओं और अर्थशास्त्रियों ने इसकी कड़ी आलोचना की। पहली बात तो यह है कि यह लोकतंत्र और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित न होकर विजयी राष्ट्रों द्वारा
हारे हुए राज्यों पर थोपी गई अपमानजनक संधि के रूप में इसको हम देख सकते हैं। जर्मन की कभी भी चर्चाओं में शामिल नहीं किया गया, जर्मनी को कभी भी चर्चा या संधियों में शामिल नहीं किया गया और उसकी आपत्तियों को दरकिनार, अगर जर्मनी कोई आपत्ति करता तो उसको दरकिनार करके उस पर हस्ताक्षर करने के लिए उसे मजबूर किया गया। याद रखिएगा, जर्मनी के नए शासकों का कहना है, नए राजाओं का कहना है, उनके शासन करने वाले लोगों का कहना है कि युद्ध के लिए जर्मनी की नवगठित लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार नहीं थी। यह पुराने सम्राट और अलोकतांत्रिक राज्य का काम था, अतः उसके किए का दंड न्याय लोकतांत्रिक राज्य को देना न्यायपूर्ण नहीं है। उल्टा इसका असर जर्मनी में लोकतंत्र को कमजोर कर देगा, क्योंकि जर्मनी के लोग ऐसी सरकार का साथ नहीं देंगे जो इतनी अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करे। इसके विपरीत विजयी देशों की सरकारों ने अपने देशों में जर्मनी के विरुद्ध जनमानस में युद्ध उन्माद पैदा किया। बाद में इसी कथन पर चुनकर आए थे कि वे जर्मनी को नींबू की तरह निचोड़ कर छोड़ेंगे ताकि वह कभी भी सर नहीं उठा सके। इस कारण वे जर्मनी के साथ साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं कर सके। उनका मानना था कि जर्मनी ने सेना वापसी के दौरान जानबूझकर अपने कब्जे के इलाकों को तबाह कर दिया। उसने खुद रूस की क्रांतिकारी सरकार से यह समझौता किया, तब उसने रूस पर अत्यधिक कठोर शर्त लगाकर उसके बहुत बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। इस संधि के बाद सभी को स्पष्ट हो गया कि इन शर्तों के रहते हुए जर्मनी के लोग इस व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। फिर से एक अन्य युद्ध की संभावना बढ़ जाएगी। उनका यह भी मानना था कि एक लोकतांत्रिक सरकार को ऐसी कठोर शर्तों को मानने पर मजबूर करना जर्मन लोगों के समक्ष उसे कमजोर करना है। इसका परिणाम यही होगा कि जर्मन लोग आगे ऐसे लोगों को चुनेंगे जो यह दावा करे कि वे जर्मनी के अपमान का बदला लेंगे और वर्साई की संधि को फिर से ठुकरा देंगे। तो इस तरीके से हमने देखा वर्साई संधि के परिणाम। आगे देखते हैं राष्ट्रसंघ की स्थापना। 19वीं सदी के अंत में कई राजनेताओं ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कल्पना की जो देशों के बीच की समस्याओं का समरसता का समाधान कर सके। समरसता से प्यार से बगैर झगड़े के हम यहाँ पर समाधान कर सके। युद्ध के दौरान विल्सन के सिद्धांतों में भी यही बात कही गई कि विल्सन ने इसके लिए विशेष प्रयास किया। उस समय की कल्पना में उपनिवेशों को स्वतंत्र देश नहीं माना गया, उन्हें इस संगठन में स्थान देने की बात भी नहीं की गई। 1920 में जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। याद रखिएगा, 1920 में जेनेवा में स्विट्जरलैंड की राजधानी में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई, जिसमें उम्मीद की गई कि वह देशों के बीच के झगड़ों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करेगी और उसमें स्वास्थ्य, श्रमिकों की दशा, मजदूरों की दशा, खाद्य की सुरक्षा आदि विषयों पर विकास के लिए मदद करेगी। इसका प्रमुख काम था विश्व युद्ध के बाद किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का क्रियान्वयन। उदाहरण के लिए वर्साई समझौते के अंतर्गत सार क्षेत्र जिसे फ्रांस के उपयोग के लिए दिया गया था और डेंजिंग पट्टी जिसे पोलैंड को समुद्र तट तक पहुंचाने के लिए दिया गया था, का प्रशासन राष्ट्रसंघ को देखना था। राष्ट्रसंघ के गठन में ही कई समस्याएं थी। पहली बात तो यह थी कि इसमें विल्सन की अहम भूमिका के बावजूद अमेरिका इसमें सम्मिलित नहीं हुआ। सोवियत रूस, जो विश्व भर में समाजवादी क्रांति की पैरवी कर रहा था, इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं बच्चों कि हमने वर्साई की संधि जो 28 जून 1919 को जर्मनी से ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने शांति समझौता के तहत किया गया था, जिसमें उस पर थोपे गए वर्साई संधि के हमने 8 बिंदुओं को चर्चा किया। उसके बाद हम वर्साई संधि के परिणाम पर चर्चा किया और अंत में युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना किया गया, इस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि और अच्छे से समझ आए, और यदि आपको समझ आए तो बिल्कुल मुझे ज़रूर बताएं, फिर मैं और आपके लिए वीडियो बनाते जाऊंगा।
थैंक यू।